ये व्यक्ति एक दुर्घटना का शिकार हुआ है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये व्यक्ति अत्यधिक रक्तस्राव कर रहा है। इससे उसके शरीर का रक्त आयतन यानी कि ब्लड वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे जैसे रक्त आयतन घटता है, स्वाभाविक है कि व्यक्ति का रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर भी कम ही होगा। यदि रक्त का दाब कम हो गया तो शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त प्रवाह पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगा, जिससे उनके कार्य प्रभावित होंगे और धीरे धीरे ये व्यक्ति मृत्यु के करीब पहुंच सकता है। लेकिन आपको पता है, मानव शरीर इतनी आसानी से हार तो नहीं मानता। ये एक लड़ाकू योद्धा है। ये शरीर के भीतर के विभिन्न हिस्सों में हार्मोनल प्रतिक्रिया की श्रृंखला शुरू करता है, ताकि रक्त का आयतन और दाब बनाए रखा जा सके और व्यक्ति जीवित रह सके। तो ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, आइए समझते हैं। नेफ्रॉन के भीतर विशेष कोशिकाएं होती हैं जो रक्त दाब में गिरावट को महसूस कर सकती हैं। जैसे ही रक्त एफरेंट आर्टीरियोल यानी कि अभिवाही धमनिका में कम दबाव के साथ बहता है, ये कोशिकाएं इसे पहचान लेती हैं। इसके अलावा कम दबाव के कारण प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब समीपस्थ संवलित नलिका यानी कि पीसीटी में फिल्ट्रेट भी धीमे गति से गुजरता है। अब इस धीमी गति से गुजरने वाले फिल्ट्रेट में सोडियम आयन की मात्रा सामान्य से काफी कम हो जाती है, जिसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि दूरस्थ संवलित नलिका या डीसीटी में मौजूद अन्य कोशिकाएं महसूस करती हैं। तो ये दोनों कोशिकाओं के समूह आपस में जुड़े होते हैं और मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसे सानिध्य गुच्छ उपकरण मतलब जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस कहा जाता है। सानिध्य कुछ उपकरण के सक्रिय होने पर यह रक्त में एक विशेष हार्मोन रेनिन स्रावित करता है। अब रेनिन का काम क्या होता है? रेनिन का काम होता है पूरे शरीर को ये संदेश देना कि रक्त दाब और रक्त आयतन बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। रेनिन यकृत यानी कि लिवर द्वारा स्रावित एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में परिवर्तित करता है। हालांकि एंजियोटेंसिन 1 इतना प्रभावशाली नहीं होता, इसलिए फेफड़े इसमें मदद करते हैं। अब फेफड़ों में विशेष एंजाइम होते हैं जो एंजियोटेंसिन 1 को एक बहुत ही शक्तिशाली हार्मोन एंजियोटेंसिन 2 में बदल सकते हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 का काम क्या है यहाँ पर? सबसे पहले तो वो एक वाहिका संकीर्णन है, यानी कि एंजियोटेंसिन 2 रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण करता है, जिससे रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है। वाहिका संकीर्णन मतलब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। इसके अलावा एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, ये हार्मोन अधिवृक्क वल्कुट यानी कि अड्रीनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। एल्डोस्टेरॉन नेफ्रॉन को ज्यादा सोडियम और पानी पुनः अवशोषित करने का निर्देश देता है, जिससे रक्त आयतन बढ़ता रहता है। अगर अब हम बात करें प्यास केंद्र यानी कि थर्स्ट सेंटर की, तो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस को उत्तेजित कर ये प्यास बढ़ाता है, ताकि व्यक्ति अधिक पानी पी सके और रक्त में जल की मात्रा भी बढ़ सके। फिर आता है हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम एडीएच भी कहते हैं। ये हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होता है और मूत्रलता मतलब डायूरेसिस को रोकता है। तो ये नेफ्रॉन के अंतिम हिस्से से अधिक पानी को पुनः अवशोषित करता है, जिससे रक्त आयतन बढ़ता है। अब स्थिति सामान्य कैसे होती है? जब रक्त आयतन और दाब सामान्य स्तर तक पहुंच जाते हैं तो शरीर इसे पहचान लेता है। कुछ परासरण ग्राहियां मतलब कि ऑस्मोरिसेप्टर्स जो हाइपोथैलेमस में होते हैं, वो रक्त में हुए बदलाव को पहचानकर एडीएच का स्राव रोक देती हैं। अलिंदीय नेट्रियूरेटिक कारक यानी कि एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, ये हार्मोन हृदय के अलिंद यानी कि एट्रियम से स्रावित होता है। ये नेफ्रॉन में अधिक सोडियम और पानी को बाहर निकालने का निर्देश देता है, जिससे रक्त आयतन और दाब कम हो जाता है। ये पूरी श्रृंखला, जिसे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन क्रियाविधि यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म कहते हैं, शरीर में रक्त दाब और रक्त आयतन बनाए रखने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
ये तंत्र एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे हमारा शरीर कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं को बचाने के लिए संघर्ष करता है।